जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल के वीडियो में हमने आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न को कराया था। चलिए आइए हम कुछ और बचे हुए लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कराते हैं और साथ ही में यदि समय रहेगा तो आपको हम दीर्घ भी करा देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी हाल में आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी तक जिन कॉलेजों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है समाजशास्त्र बीए सेकेंड सेमेस्टर, उनके लिए यह वीडियो कारगर सिद्ध होगा उनके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, हमने मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया है यानी बताया है आपको क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। तो क्वेश्चन 7वां है कि भारत में जनजातियों के न्यून विकास के कारणों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो भारत में जनजातियों के न्यून विकास के कारण निम्न है। पहला कारण क्या है? शिक्षा संबंधी समस्या, जनजातियों में प्राय शिक्षा का अभाव है। दूसरा निर्धनता, जनजातियों की जीविका का आधार जंगल है। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण जनजातियों का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। चलिए अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आप आंसर छूट रहा है आपको पढ़ना पड़ेगा। 7वें का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में निर्धनता और बेरोजगारी का जनसंख्या वृद्धि से क्या संबंध है? तो भारत में निर्धनता और बेरोजगारी का जनसंख्या वृद्धि से गहरा संबंध है। कुछ लोग निर्धनता को भी जनसंख्या वृद्धि का कारण मानते हैं क्योंकि निर्धन लोग बच्चों को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। इसके आगे आपको पढ़ना है। चलिए, पिछड़े वर्ग से क्या अभिप्राय है? आपके एग्जाम में आ सकता है पिछड़े वर्ग से क्या अभिप्राय है, या निर्धनता को परिभाषित कीजिए, निर्धनता से क्या अभिप्राय है। तो पिछड़े वर्गों से हमारा अभिप्राय वास्तव में हरिजनों और उच्च जातियों के बीच मध्यम जातियों से है। हमारा अभिप्राय पिछड़े वर्ग शब्द के वृहद परिप्रेक्ष्य से नहीं है। पिछड़े वर्ग पिछड़े हैं क्योंकि वे शिक्षा, सरकारी सेवाओं, व्यवसाय और व्यापार आदि में पीछे रहे हैं, किंतु गत वर्षों में उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति की है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़े वर्ग की यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, इनका आंसर एक होगा। तो किस तरह यानी कि तीनों तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पिछड़े वर्ग की समस्याओं का वर्णन कीजिए, या फिर अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, या फिर भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर क्या है? प्रमुख समस्याएं, देश में भूमिहीन श्रमिकों अर्थात खेतीहर मजदूरों, सीमांत किसानों एवं छोटे किसानों अर्थात ग्रामीण पिछड़े वर्गों को आज भी अनेक समस्याएं पीड़ित करती हैं। यथा पहला क्या है हमारा? रोजगार की समस्या। और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर दिया गया है? दूसरा है अल्प आय यानी कम पैसा, अल्प आय। खेतिहार मजदूर वर्ष में एक बहुत बड़े भाग में बेकार करते रहते हैं, फिर भी कार्य के दिनों में उन्हें बहुत ही कम मजदूरी प्राप्त होती है। दूसरा क्या हमारे? ऋणग्रस्तता यानी किसी से कर्ज लेना। चौथा क्या है? निम्न जीवन स्तर यानी रोजगार की विषम समस्या यानी बहुत अधिक समस्या। कम आय, ऋणग्रस्तता आदि के फलस्वरूप इनका जीवन स्तर अत्यधिक निम्न होता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है नेक्स्ट, काका कालेलकर आयोग क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काका कालेलकर आयोग क्या है? तो काका कालेलकर आयोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 340(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 29 जनवरी सन 1953 के अनुसार काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पिछड़े वर्ग से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों की विवेचना कीजिए। मंडल आयोग राष्ट्रपति के एक अन्य आदेश के आधार पर 1 जनवरी 1979 ईस्वी को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के अध्यक्ष पी.बी. मंडल थे। अब इसके में जो आंसर है आप लिखिएगा। एक बार आंसर को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर? अनुसूचित जातियों से क्या अभिप्राय है, या दलित से आप क्या समझते हैं? तो भारत के संविधान में अछूत जातियों को
अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका उद्देश्य उन भेदभाव, शोषण और अपकर्ष से सुरक्षा प्रदान करना और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रावधान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? तो अनुसूचित जातियों की समस्याओं को समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में अनुसूचित जातियों की समसामयिक समस्याओं की विवेचना कीजिए, या फिर अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, तो यहाँ पर हेडिंग क्या है हमारा, अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं। तो निम्नलिखित हैं। पहला है अस्पृश्यता की समस्या। क्या है? पहला है अस्पृश्यता की समस्या। भारत में अनुसूचित जातियों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या क्या है? अस्पृश्यता की रही है। उच्च जाति के व्यक्ति कुछ व्यवसाय जैसे चमड़े का काम, सफाई के काम, कपड़े धोने का काम करने वाले व्यक्तियों को अपवित्र मानते थे। दूसरा है निर्धनता की समस्या। तीसरा है अशिक्षा की समस्या, यानी कम शिक्षित। अब यहाँ पर हमारा आ गया अस्पृश्यता क्या है? क्या है अस्पृश्यता क्या है? तो यहाँ पर दलितों, अछूतों की परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गई है। प्रायः अनुसूचित जातियों का तात्पर्य उन जातियों से है जिनका उल्लेख सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह लिखा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, हिंदू महिलाओं की किन्हीं दो वैवाहिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए, या फिर दहेज प्रथा क्या है, या फिर भारत में ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख समस्याओं पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो हिंदू महिलाओं की मुख्य दो समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है बाल विवाह। प्राचीन समय से ही देश में बाल विवाह का प्रचलन रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों के रचनाकार बाल विवाह के पक्ष में रहे हैं तथा कम आयु में ही लड़की का विवाह कर देना माता पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। भारत की धर्म भीरू जनता धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त कर छोटे छोटे अबोध बालकों का विवाह करती रही है और आज भी ग्रामों में ऐसे विवाह बहुत संपन्न होते हैं। महाराष्ट्र में तो दो गर्भवती स्त्रियां पहले से ही यह तय कर लेती हैं कि उनमें से एक लड़का और दूसरे के लड़की हुई तो उन दोनों का परस्पर विवाह करा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अभी भी प्रचलित है यह प्रथा। और दूसरा क्या है हमारा, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देश में दहेज एक गंभीर समस्या है। इनके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, बाल विवाह की अनिवार्यता, कुलीन विवाह, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्व, सामाजिक प्रथा एवं प्रदर्शन तथा झूठी शान आदि के कारण दहेज लेना और देना आवश्यक हो गया है। दहेज के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को जला दिया जाता है, यातनाएं दी गई हैं और आत्महत्याएं हुई हैं। इसके आगे आप सभी जानते हैं दहेज प्रथा कितनी बहुत बड़ी समस्या है, आज भी प्रचलित है। शिक्षा की समस्या। भारत में आज भी ग्रामीण महिलाएं नगरीय महिलाओं की तुलना में कम पढ़ी लिखी होती हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किन्हीं दो सामाजिक सुधारकों के प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो पहले हमारे थे राजा राम मोहन राय के प्रयास, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या हैं? महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या? पहला है राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा क्या हमारा विभिन्न सुधारवादी आंदोलन। क्या? विभिन्न सुधारवादी आंदोलन। तीसरा है विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए प्रयास और शिक्षा का प्रसार। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में जनाधिक्य या जनसंख्या विस्फोट के दो कारण बताइए। तो पहला कारण हमारा है बाल विवाह, दूसरा है अधिक विवाह। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के किन्हीं दो उपायों पर प्रकाश डालिए। पहला है शिक्षा का प्रकार,
प्रसार और दूसरा हमारा क्या है, परिवार नियोजन। चलिए, भारत में नक्सलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नक्सलवाद। नक्सलवाद एरिया कौन है, बंगाल है, जैसे बिहार है और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया है, और भी बहुत से देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन में प्रयुक्त किन्हीं दो उपागमों पर प्रकाश डालिए। तो ये दो उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा हमारा क्या है, उदविकासी उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, या फिर राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, या फिर राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। पहला हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा। धर्म, क्षेत्र और भाषा और जाति एवं वर्ग के आधार पर भारत में बहुलता है। इस बहुलता प्रधान देश की सामाजिक व्यवस्था सोपानीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व, राष्ट्रीय एकता के विकास में अनेक तत्व बाधा पहुंचाते हैं। उन तत्वों का विवरण इन प्रकार है। पहला है जातिवाद, दूसरा है सांप्रदायिकता, दूसरा क्या है, सांप्रदायिकता की भावना, तीसरा यहाँ पर नहीं दिया गया है, दो ही था। राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए। तो पहला है बाधाओं को दूर करने के उपाय, यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। ठीक है, इन बाधाओं को निम्नलिखित प्रयासों के द्वारा दूर किया जाता है। तो पहला प्रयास है सभी वर्ग राज्य व्यवस्था में सक्रिय भाग लें। जो सभी वर्ग हैं वह राज्य व्यवस्था में सक्रिय भाग लें। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में समुचित व्यवस्था, और तीसरा क्या है, सरकारी और सहयोगी संघवाद की रचना। चौथा क्या है, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। तो इसकी परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या है। तो पहला कारक है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, और दूसरा कारक हमारा क्या है, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता के दूर करने के दो यहाँ पर कारण बताए गए हैं। पहला कारण यहाँ पर दिया गया है, दूसरा दिया है, तीसरा राष्ट्रवादी विचारधारा। चलिए, अब आता है हमारा क्या, खंड स यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हमें किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्द में होगा, और एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गांव से आप क्या समझते हैं, गांवों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ग्रामीण समुदाय क्या है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेगी ग्रामीण समुदाय का अर्थ। तो जैसा कि ग्रामीण समुदाय शब्द से स्पष्ट पता लगता है कि यह एक समुदाय है जिसमें वे समस्त तत्व या विशेषताएं पाए जाते हैं जो समुदाय होने के लिए आवश्यक तत्व हैं। वे तत्व निश्चित भूभाग्य, ठीक है, भूभाग्य, सामुदायिक भावना, मानव समूह तथा समान जीवन, इस दृष्टि से गांव या ग्राम का तात्पर्य उस समुदाय से है। और फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे हेडिंग, ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। तो मेरिल एवं एलरिज के अनुसार, पीके के अनुसार। फिर नेक्स्ट हेडिंग है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। तो ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रामीण समुदाय का आधार परिवार होता है। दूसरा, परिवार प्रणाली सामूहिक होती है। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा के आधार पर। और नेक्स्ट क्या है, चौथा है हमारा सामुदायिक भावना। पांचवा है जजमानी प्रथा। तो इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक जाति के अपने अपने यजमान होते हैं जिनको वे कुछ विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं। जिन लोगों की सेवाएं की जाती हैं वे यजमान कहलाते हैं। आप सबके गांव में भी होगा यजमान। धर्म और लोकोत्तर शक्ति में विश्वास। सातवां क्या है, खेती ही मुख्य व्यवसाय।
कस्बे का क्या अभिप्राय है? कस्बे की प्रमुख विशेषताएं या निर्धारक क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कस्बे का अर्थ एवं परिभाषा। तो आकार की दृष्टि से नगरीय बस्तियों को अनेक भागों में बांटा गया है। आकार की दृष्टि से नगरीय बस्तियों को अनेक भागों में बांटा गया है, जिनमें उनमें से एक कस्बा भी है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिनकी आबादी 500 से 10,000 तक हो। कुछ विद्वान 40,000 तक की आबादी वाली बस्ती को, कुछ विद्वान 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को कस्बा एवं इससे अधिक आबादी होने वाले उसे नगर यानी सिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कस्बा की विशेषताएं या निर्धारक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नगर से आप क्या समझते हैं? नगर की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नगर को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नगर का अर्थ यहाँ पर, तो नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ मानव कृषि के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यवसायों में व्यस्त है। नगर वह संपूर्ण समाज है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ सामान्यतः सामुदायिक भावना की कमी होती है। फिर नगर की परिभाषा, तो विलकास के अनुसार यहाँ दिया गया है, बार्गेल, लुइस बिर्थ और ममफोर्ड के अनुसार, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार नगर की परिभाषा दिया गया है। फिर नगरीय समाज की विशेषताएं, तो इन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है जनसंख्या का आधिक्य, दूसरा क्या हमारा जनसंख्या में भिन्नता, तीसरा है आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, चौथा है विभिन्न आर्थिक वर्ग, पांचवा है स्थानीय पृथक्करण। इस तरह से लिखेंगे आप उत्तर को। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण समाज एवं नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर भारत में ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों की असमानताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले हेडिंग, नगरीय जीवन। नगरीय शब्द अंग्रेजी शब्द अर्बन का हिंदी रूपांतरण है। नगरीय शब्द नगर से बना है, इसका अर्थ होता है नगर से संबंधित। नगर की पूर्ण व्याख्या असंभव तो नहीं किंतु कठिन है। फिर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कारकों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जीवन में तुलना करने का प्रयत्न किया जाएगा। पहला है जनसंख्या का आधार, दूसरा है परिवार का स्वरूप यहाँ पर, फिर तीसरा है विवाह, उसके बाद क्या है, चौथा है धर्म एवं आचार, पांचवा है स्त्रियों की स्थिति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या दिया गया है, ग्रामीण नगरीय अनुबंधन पर एक लेख लिखिए या फिर ग्रामीण नगरीय संपर्क की विवेचना कीजिए। तो पहला ग्रामीण नगरीय अनुबंधन हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट बनाकर यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से पॉइंट बनाकर हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, इसमें 4 प्रश्न है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषता विविधता में एकता है, विवेचना कीजिए। भारत में अनेकता में एकता विषय पर निबंध लिखिए। भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता पर एक लेख लिखिए या फिर भारतीय समाज में विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए। तो यदि आप दीर्घ प्रश्न को तैयार करते हैं तो आप लघु और अति आसान से कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों का, चारों प्रश्नों का उत्तर देखिए सेम है। यहाँ पर देखिए दिया गया, भारत के समाज व संस्कृति के जिन क्षेत्रों में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं वे क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है ऐतिहासिक में एकता, ऐतिहासिक विविधता में एकता, दूसरा है प्रजातीय विविधता में एकता, तीसरा है भौगोलिक विविधता में एकता, चौथा है धार्मिक विविधता में एकता, पांचवा है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता, छठवां है भाषाई विविधता में एकता, सातवां है राजनीतिक विविधता में एकता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नगरीयता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नगरीयता की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए नगरीयता एवं नगरीकरण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग, नगरीयता की अवधारणा डालेंगे, फिर नगरीयता का अर्थ एवं परिभाषाएं, दूसरी हेडिंग, फिर यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे नगरीयता की विशेषताएं,
उसके बाद हेडिंग डालेंगे नगरीयता एवं नगरीकरण में अंतर। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरी क्वेश्चन है हमारा है 10वां का, भारतीय समाज एवं सांस्कृतिक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है प्राचीनता तथा स्थायित्व, दूसरा है सहिष्णुता, तीसरा है अनुकूलन क्षमता यानी अनुकूलनशीलता एवं समन्वयता, चौथा है सर्वांगीणता, चौथा क्या है सर्वांगीणता, पांचवा है धर्म की प्रधानता, छठवां है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, और सातवां है पुरुषार्थ, आठवां है ऋण एवं यज्ञ, नौवां क्या है हमारा संस्कार। फिर नेक्स्ट है भारत विद्या अभिगम से आपका क्या तात्पर्य है। भारतीय समाजशास्त्र में भारतीय विद्या अभिगम के योगदान व उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। चलिए, भारतीय विद्या अभिगम का अर्थ यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग। दूसरी हेडिंग है भारतीय समाज में भारतीय विद्या अभिगम के योगदान व उपयोग। तो भारतीय समाज को समझाने में इन ग्रंथों की उपयोगिता एवं उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। इसे अधोलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है विशिष्ट अभिगम, दूसरा है भारत के सांस्कृतिक क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान संभव, फिर तीसरा है प्राचीन सभ्यता की लिपि एवं भाषा के अध्ययन के माध्यम से वर्तमान समाज को समझने का प्रयास, चौथा है लोक मानक एवं व्यवहार के प्रतिमान के प्रेरणा स्तोत्र। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन यह थोड़ा ब्लर है। तो भारतीय समाज के सामाजिक ऐतिहासिक आधारों की विवेचना कीजिए, या फिर भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व है। तो हेडिंग यहाँ पर सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे, फिर यहाँ पर भारतीय समाज के सामाजिक ऐतिहासिक का आधार क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ भारतीय समाज के प्रमुख सामाजिक ऐतिहासिक आधार निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है धर्म की महत्ता यानी धर्म का महत्व, दूसरा हेडिंग है कर्म एवं पुनर्जन्म, तीसरा है पुरुषार्थ, और चौथा यहाँ पर क्या दिया गया है पंच ऋण व पंच यज्ञ, पांचवा संस्कार, छठवां वर्ण व्यवस्था, सातवां क्या है जातीय व्यवस्था, और आठवां है पितृसत्ता, नौवां संयुक्त परिवार, दसवां विविधता में एकता। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम क्या है, इस अभिगम के प्रमुख संबंधों एवं चरणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज के अध्ययन हेतु यह अभिगम कहाँ तक उपयुक्त है। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम की व्याख्या कीजिए। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम का अर्थ हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर इसका फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है संरचनात्मक प्रकारात्मक अभिगम के संबोध। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक अभिगम से संबंधित है, ये क्या है निम्नलिखित हैं। तो पहला है समाज, दूसरा है समाज व्यवस्था, तीसरा है सामाजिक संरचना, चौथा है प्रकार, पांचवा यहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के प्रमुख चरण, फिर हेडिंग संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के पक्ष, फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय समाज व सामाजिक संगठन के वर्तमान परिवर्तन को रेखांकित कीजिए, या फिर भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारतीय समाज व सामाजिक संगठन में वर्तमान परिवर्तन, फिर नेक्स्ट हेडिंग में क्या है उसके बारे में लिखने के बाद फिर पहला हमारा है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। भारतीय सामाजिक संगठन में हो रहे परिवर्तनों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला जाति व्यवस्था में परिवर्तन, दूसरा है विवाह की संस्था में परिवर्तन,
तीसरा, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन। चौथा, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। पाँचवां, धार्मिक जीवन में परिवर्तन। छठवां, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन। सातवां, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। और आठवां, अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय समाज एवं पाश्चात्य समाज में अंतर बताइए। तो भारतीय समाज एवं पाश्चात्य समाज में अंतर, उसको लिखने के बाद हम इसको यानी उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन लिखने के बाद नीचे हम हेडिंग में डालेंगे, एक तरफ भारतीय समाज, दूसरी तरफ पाश्चात्य समाज। इस तरह से उसका उत्तर लिख देंगे पूरे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, भारत में सांस्कृतिक एवं सजातीय विविधताओं पर एक निबंध लिखिए, या फिर संजातीय विविधता पर टिप्पणी लिखिए, अथवा भारत में पाई जाने वाली संजातीय विविधता को उल्लेख कीजिए। तो इतना लिखने के बाद सबसे पहले हेडिंग भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता, तो यहाँ पर इस तरह से उसका, तो भारतीय समाज विविधताओं में परिपूर्ण एक बहुरंगी चुनरी है। यहाँ जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन में से संबंधित भिन्नताओं के दर्शन होते हैं। ये सभी भिन्नताएं भारतीय समाज के मूलभूत आधारों और होने वाले परिवर्तनों को समझने में पर्याप्त सहायता देती हैं और सामाजिक अनेकता को भी जन्म देती हैं। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग क्या है दूसरी, सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधताएं। इसके बारे में लिखने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग क्या हम डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा संजातीय अथवा निजातीय विविधताएं। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे क्या, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो भारतीय समाज में पाई जाने वाली धार्मिक विविधताओं का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए, या फिर धार्मिक विविधता के अवधारणा समझाइए। पहली हेडिंग धार्मिक विविधता, तो संपूर्ण विश्व भारत एक ही ऐसा देश है जहां धर्मों की इतनी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं, अर्थात शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर इतने अधिक धर्मों की संख्या पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से 6 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन। इसके अतिरिक्त कुछ पारसी एवं जनजाति धर्मों के अनुयायी भी यहाँ पर हैं। इन मुख्य 6 धर्मों में भी अनेक संप्रदाय और मतांतर पाए जाते हैं। पहला हिंदू धर्म, दूसरा है पंच महायज्ञ। हिंदू धर्म में क्या आते हैं, पहला पंच महायज्ञ, ब्राह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, संस्कार। फिर दूसरा है इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म में इस्लाम धर्म की विशेषताएं, सिख धर्म आते हैं फिर तीसरा, और चौथा क्या है, ईसाई धर्म। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 11 दिख रहा है, 11 का 6वां नंबर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी तक जिन लोगों के पास नहीं पहुँचा है उनके पास पहुँचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।